हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे मोनोप्लिस्टिक कंपटीशन। हमने मोनोप्लिस्टिक कंपटीशन के बहुत सी फीचर्स कर लिए हैं। आज हम करेंगे उसकी लास्ट फीचर सेलिंग कॉस्ट। हम देखेंगे कि एक फर्म जब सेलिंग कॉस्ट लगा रही है तब कब इक्विलिब्रियम में आएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेलिंग कॉस्ट का मीनिंग क्या है? सेलिंग कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है जो एक मोनोपोलिस्ट अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए खर्च करता है। अगर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कौन सी मार्केट है? एक ऐसी मार्केट है जिसमें उसके बहुत से कॉम्पिटिटर हैं और सभी के सभी कॉम्पिटिटर क्लोज सब्स्टिट्यूट गुड प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर हम किसी शैम्पू की, सोप की बात कर रहे हैं, बिस्किट की बात कर रहे हैं, वो सब मार्केट्स में कौन सी मार्केट प्रिवेल कर रही है? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। देन हम ये देख रहे हैं अंडर द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन प्रैक्टिकल लाइफ में हम जितने भी गुड्स कंज्यूम कर रहे हैं सभी में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ही प्रिवेल कर रहे हैं। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर उसके प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स होते हैं। तो अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा सेल करने के लिए, प्रमोट करने के लिए प्रोड्यूसर के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करे। प्रमोट करने के लिए जो खर्चा किया जाता है उसी को हम कहते हैं सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट क्या है? एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए नहीं, प्रमोट करने के लिए जो खर्चा किया जा रहा है। पर जो हम प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए खर्च करते हैं उसको कहते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट। जो उसको सेल करने के लिए, सेल करने के लिए खर्च करते हैं हम उसको कहते हैं सेलिंग कॉस्ट। तो ये कॉस्ट कौन सी है? प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए खर्चा किया जा रहा है। तो सेलिंग कॉस्ट की शेप कैसी होती है? जैसे जैसे एक प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए खर्च करता है तो उसकी पहले क्या होती है? सेलिंग कॉस्ट ज़्यादा होती है। जैसे जैसे वो खर्चा करता जाता है तो उसके कंज्यूमर, प्रोडक्ट से कंज्यूमर अट्रैक्ट होते हैं। जैसे जैसे कंज्यूमर अट्रैक्ट होंगे पर यूनिट एवरेज सेलिंग कॉस्ट क्या होती है? रिड्यूस होती जाती है। जैसे एवरेज प्रोडक्शन कॉस्ट थी, लाइक दिस एवरेज सेलिंग कॉस्ट भी क्या हो रही है? रिड्यूस हो रही है। फिर जब मिनिमम हो जाती है उसके बाद इंक्रीज करना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करने से, सेलिंग कॉस्ट खर्च करने से कुछ लिमिट तक ही कंज्यूमर अट्रैक्ट होंगे। जब सारे के सारे कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को परचेज करना शुरू कर देंगे तो वो ज़्यादा क्वांटिटी और नहीं परचेज करेंगे, जिस वजह से क्या होगा, और प्रोडक्ट वो और ज़्यादा सेलिंग कॉस्ट करेगा तो उसकी पर यूनिट कॉस्ट क्या होगी? इंक्रीज करेगी। पहले से क्या करती है? डिक्रीज करती है, फिर मिनिमम हो जाती है, फिर इंक्रीज करना शुरू कर देती है। तो सेलिंग कॉस्ट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में बहुत सिग्निफिकेंट है। अगर एक मार्केट फर्म में, ग्रुप में एंट्री करना चाहती है, ग्रुप में एग्जिस्टेंस बनाए रखना चाहती है, तो एग्जिस्टेंस के लिए क्या जरूरत है? सेलिंग कॉस्ट की, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट की। अगर उसने एडवर्टीजमेंट नहीं की तो जो कंज्यूमर हैं उसको भूल जाएंगे, वो उसके प्रोडक्ट को परचेज करना छोड़ देंगे। अगर हम कोई प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं तो वो क्या होता है? पहले हम देखते हैं जिस चीज़ की एडवर्टीजमेंट आ रही है, ज़्यादा ऐड आएगी, हम उसकी प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे तो हम वही प्रोडक्ट सबसे पहले परचेज करते हैं। जैसे किंडर जॉय है, बच्चों के लिए किंडर जॉय, ठीक है, जितनी ज़्यादा ऐड आती है बच्चे उतनी ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, उनको लगता है किंडर जॉय बहुत अच्छा है। जब तक वो ऐड ज़्यादा देखते हैं तो वो ज़्यादा डिमांड करते हैं कि हमें किंडर जॉय चाहिए। अगर मान लो 10 दिन किंडर जॉय की ऐड नहीं आती तो बच्चे 10 दिन के लिए भूल जाते हैं कि उनको किंडर जॉय चाहिए। इट मीन्स क्या है? एक प्रोड्यूसर को पता है अगर मैंने अपने प्रोडक्ट को सेल करना है तो मुझे प्रोडक्ट को प्रमोट भी करना पड़ेगा, क्योंकि कंज्यूमर के पास इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है कि वो उसके प्रोडक्ट को भूल जाते हैं। तो प्रोडक्ट कंज्यूमर को रिमाइंड कराने के लिए, अपने प्रोडक्ट के फीचर्स बताने के लिए, क्वालिटीज बताने के लिए एक प्रोड्यूसर को
सेलिंग कॉस्ट लगानी पड़ती है। जितनी ज़्यादा सेलिंग कॉस्ट लगाएगा उसका प्रोडक्ट इतना ज़्यादा ही सेल होगा। हम इसी चीज़ को बनाते हैं डायग्राम के थ्रू कि एक प्रोड्यूसर कितनी ज़्यादा सेलिंग कॉस्ट लगा रहा है, जिस वजह से उसके प्रॉफिट ज़्यादा होंगे और मार्केट को कैप्चर भी ज़्यादा कर पाएगा। एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं हम आउटपुट एंड वाई एक्सिस पे ले रहे हैं हम कॉस्ट एंड प्राइस। पहले हम सिंपल बनाते हैं, सिंपल एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, जिसमें एक प्रोड्यूसर ने सेलिंग कॉस्ट नहीं लगाई। तो हम पहले एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज रिवेन्यू कर्व बनाते हैं। दिस इज अवर एवरेज रिवेन्यू कर्व। फॉर द सिंपलिसिटी हम क्या करेंगे, मार्जिनल रिवेन्यू कर्व नहीं बनाएंगे एंड मार्जिनल कॉस्ट नहीं बनाएंगे। इक्विलिब्रियम वही होगा वेयर मार्जिनल रिवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट करता है मार्जिनल रिवेन्यू। ठीक है, तो ये बनेगी हमारी एवरेज रिवेन्यू कर्व एंड दिस इज अवर एवरेज कॉस्ट। तो हमें पता है सिंपली मार्जिनल रिवेन्यू इसके मिड से जाता है और मार्जिनल कॉस्ट इसको कट करके जाती है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम मानकर चल रहे हैं कि हमारी इक्विलिब्रियम कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, हियर। तो जहां पर क्या होगी, हमने अपने आप से बना लिया अज्यूम कर कर। ठीक है, जे रिवेन्यू कर्व है तो जे ओपी क्या होगी, एक प्रोडक्ट की प्राइस डिटर्मिन होगी, और जे कॉस्ट कर्व है तो जे कितनी होगी, एक कॉस्ट डिटर्मिन होगी। तो जे एरिया क्या हो गया, एक प्रोड्यूसर का सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, जब वो कोई भी सेलिंग कॉस्ट नहीं लगा रहा, सिंपल कॉस्ट लगा रहा है। ठीक है, उसके प्रॉफिट क्या है, PABC एरिया। अगर मान लो अब प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, वो सेलिंग कॉस्ट लगानी स्टार्ट कर दी, उसने प्रोडक्ट को प्रमोट करना शुरू कर दिया। अगर वो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करेगा तो उसके प्रोडक्ट की रिवेन्यू क्या हो जाएगी, डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। अगर उसके प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज कर जाएगी तो हमारा एवरेज रिवेन्यू कर्व शिफ्ट टू अपवर्ड। मान लो उसने सेलिंग कॉस्ट लगाई, जिस वजह से क्या होगी, उसके प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज होगी, तो एवरेज रिवेन्यू कर्व शिफ्ट टू AR1। अगर उसकी डिमांड इंक्रीज हुई है, उसने प्रोडक्शन की प्रमोट करने के लिए कॉस्ट भी लगाई थी, तो उसकी कॉस्ट भी इंक्रीज हो गई। तो हम जहां पर अब एवरेज कॉस्ट बनाएंगे, दिस इज एवरेज कॉस्ट विच इज इक्वल टू एवरेज प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस एवरेज सेलिंग कॉस्ट, दोनों को मिक्स करके कॉस्ट बन गई। तो इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, where marginal revenue equals to marginal cost and marginal cost cuts the marginal revenue from below। हम मान लेते हैं जी यहाँ पर एक पॉइंट है जहाँ से इक्विलिब्रियम हुआ, तो इसी पॉइंट को हम नीचे ले गए। आउटपुट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया फ्रॉम Q टू Q1। ये थी हमारी एवरेज रिवेन्यू कर्व। तो प्रोडक्ट की प्राइस कितनी डिटर्मिन होगी, P1, एंड जे कॉस्ट कर्व है तो प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी आ गई, C1। तो एक प्रोड्यूसर का प्रॉफिट का एरिया क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। जी एरिया क्या बन गया, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। मींस एक प्रोड्यूसर ने क्या किया, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कॉस्ट के साथ साथ सेलिंग कॉस्ट भी लगाई। जैसे जैसे उसने सेलिंग कॉस्ट लगाई, उसके नए कंज्यूमर को अट्रैक्ट किया, जिस वजह से उसके एवरेज रिवेन्यू कर्व शिफ्ट कर गया अपवर्ड और उसकी कॉस्ट भी इंक्रीज कर दी। ऐसा करने से क्या हुआ, प्रोडक्ट की प्राइसेस OP टू OP1 इंक्रीज कर गई और आउटपुट भी Q टू Q1 इंक्रीज कर गया। विद दिस उसका सुपर नॉर्मल एरिया वो भी इंक्रीज कर गया। पहले जो एरिया कम था, फिर क्या हो गया, ज्यादा हो गया। अब मान लो प्रोड्यूसर है और ज्यादा सेलिंग कॉस्ट लगा रहा है, अगर सेलिंग कॉस्ट और लगाएगा, ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करेगा, तो और नए कंज्यूमर है वो अट्रैक्ट होंगे। जब वो अट्रैक्ट होंगे तो रेवेन्यू कर्व शिफ्ट टू अपवर्ड। तो हमारा नया एवरेज रेवेन्यू कर्व क्या आ जाएगा, हियर एवरेज रेवेन्यू 2, एंड उसने सेलिंग कॉस्ट भी इंक्रीज की है तो एवरेज कॉस्ट कर्व भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो एवरेज कॉस्ट कर्व क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। जे AC1 था, जे AC2 हो गया, विच इज आल्सो इंक्लूडेड एवरेज प्रोडक्शन कॉस्ट एंड द एवरेज सेलिंग कॉस्ट। इन दोनों की मिक्सचर से बना है। तो
हमारी जो आउटपुट है इक्विलिब्रियम का होगा, जहां पर मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट इक्वल होंगे। हमने सिंपलिसिटी के लिए उनको अवॉइड किया है। सो दिस इज Q2, ये हमारा आउटपुट डिटरमिन हो गया। ये प्रोडक्ट की प्राइस डिटरमिन होगी P2 बिकॉज इट इज अवर रेवेन्यू कर्व एंड प्राइस कर्व। ये हमारी कॉस्ट कर्व है, तो ये हमारी कॉस्ट आ गई C2। तो एक प्रोड्यूसर का एरिया कितना ज्यादा इंक्रीज कर गया, उसका सुपर नॉर्मल एरिया क्या हो गया, इंक्रीज टू P2, A2, B2, C2। मीन्स जैसे जैसे एक प्रोड्यूसर अपनी सेलिंग कॉस्ट इंक्रीज करता जा रहा है, विद दिस उसकी क्या हो रही है, प्रॉफिट का एरिया भी इंक्रीज कर रहा है। पहले उसका आउटपुट कम सेल हो रहा था, अब आउटपुट भी इंक्रीज करना शुरू हो गया। प्रोडक्ट के ऑल्दो प्राइसेस इंक्रीज किए हैं, कॉस्ट इंक्रीज की है, लेकिन उसका प्रॉफिट का एरिया बहुत ज्यादा वाइड कर गया। सो अंडर द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एक फर्म के लिए बहुत जरूरी है कि वो सेलिंग कॉस्ट लगाए, ज्यादा से ज्यादा एडवर्टीजमेंट दे। जितनी ज्यादा एडवर्टीजमेंट देगा उसका प्रॉफिट एरिया उतना ही ज्यादा इंक्रीज करेगा, वो मार्केट को कैप्चर कर पाएगा। तो जैसे जैसे सेलिंग कॉस्ट लगा रहा है उसका प्रॉफिट इंक्रीज कर रहा है, वो कहाँ तक सेलिंग कॉस्ट लगाता जाएगा, जब तक उसका प्रॉफिट का एरिया इंक्रीज करता जाएगा वो सेलिंग कॉस्ट ज्यादा लगाता जाएगा। लेकिन जब क्या होगा, उसको ज्यादा सेलिंग कॉस्ट लगाने से ज्यादा प्रोड्यूसर अट्रैक्ट नहीं होंगे, उसकी ज्यादा कॉस्ट हाई होनी शुरू हो जाएगी, तो वो सेलिंग कॉस्ट बंद नहीं करेगा, वो वहां तक कांस्टेंट कर लेगा। जितनी सेलिंग कॉस्ट लगा रहा है वही तक लगाना कंटिन्यू करेगा, तब उसका इक्विलिब्रियम होगा। क्योंकि अगर वो सेलिंग कॉस्ट नहीं लगाएगा तो वो मार्केट से एग्जिट हो जाएगा। तो सेलिंग कॉस्ट लगानी जरूरी है, लेकिन जब तक उसका प्रॉफिट मैक्सिमम नहीं होता तब तक वो सेलिंग कॉस्ट इंक्रीज करता जाएगा। जब उसका प्रॉफिट का एरिया इंक्रीज करना बंद कर जाएगा तो वो वही लिमिट लगा देगा सेलिंग कॉस्ट की। इस वजह से क्या हो गया, सेलिंग कॉस्ट की वजह से एक फर्म के प्रॉफिट इंक्रीज हो गए। ये था हमारा सेलिंग कॉस्ट एंड फर्म्स इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट। विद दिस हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। होप सो कि आपको पूरी मार्केट स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज सेंड इट इन द कमेंट बॉक्स।